नहीं होगी। नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपके सवालों के जवाब दिलवाते हैं। हमारे साथ जानकार मौजूद रहते हैं जो आपको ना केवल आपके पोर्टफोलियो में जो सही फंड्स का चुनाव करना समझाते हैं, बल्कि किस तरह से आप अपनी पर्सनल फाइनेंस में रणनीति बनाएं कि आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो और आपके जो डिजायर्ड गोल्स हैं वो अचीव हों। इस पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए अर्णव पांडे सर मौजूद हैं, मनी एजुक स्कूल के फाउंडर, जिनसे हम चर्चा करेंगे वो आपके सवालों के जवाब को लेकर, साथ साथ उनके टॉप फंड्स जानेंगे। और उसके अलावा अर्णव सर से हम ये भी जानेंगे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF, ये जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ है बाजार में, उसको लेकर क्लैरिटी और कैसे आप उसमें निवेश कर सकते हैं, कितना सही है आपके लिए, इन सब पर उनसे बातचीत करेंगे। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो माध्यम आपकी स्क्रीन पर है। आप हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए आस्क आवाज़ योर मनी ये हैशटैग का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। आप हमसे सीधे संपर्क साध सकते हैं मेल कर। हमारा मेल ID है yourmoney@nw18.com। और उसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। अर्णव सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आमतौर पे बहुत सारे सवाल तो आपको मिलते ही रहते होंगे, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हमारे पास सवाल आए हैं वो है AIF को लेकर। कई लोगों ने पूछा कि क्या होता है AIF, कैसे निवेश करना चाहिए। मेजरली तो ये HNIs का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन क्या रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना क्वांटम होना चाहिए फंड का कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, नॉर्मल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में AIF, तो बहुत सारे सवाल हैं। इन तरह के सवालों के लिए आपके एक्सपर्टाइज की ज़रूरत थी, इसलिए हमने आपको याद किया। कैसे AIF का इस्तेमाल करना चाहिए, किनके लिए है, और ये जो सभी सवाल हैं इनके जवाब दीजिए प्लीज। नमस्कार। और देखिए, AIF जो होता है वो आसान भाषा में अगर हम समझे तो एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि जैसे सभी निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके निवेश किया जाता है। अब फर्क एक AIF में और एक म्यूचुअल फंड में यही है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो छोटे छोटे निवेशकों से आता है। आप 500 रुपये से शुरू करके भी निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में एक और चीज होती है कि जो स्ट्रैटेजी होती है वो एक सिंपल लॉन्ग की स्ट्रैटेजी होती है, यानी कि वहां पर जो फंड मैनेजर है वो अपना एसेट्स खरीद के बैठ जाते हैं। अब जब AIF की बात आती है तो इसमें पहले तो ये एक चीज होती है कि निवेश आपको एक बड़ी मात्रा में करना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए का होता है। कई फंड्स होते हैं जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख का होता है, लेकिन वो एक छोटी सब कैटेगरी है। कॉमनली आप देखेंगे कि 1 करोड़ से आपको निवेश करना होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो स्ट्रैटेजीज AIF एडॉप्ट करती है, इसीलिए इसे ऑल्टरनेट फंड किया जाता है, कि वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी कि इसमें फंड मैनेजर सिर्फ लॉन्ग ही नहीं, वो कोई इक्विटी को शॉर्ट भी कर सकता है, वो कहां पर बोरो करके भी निवेश कर सकता है। इसीलिए हम देखेंगे कि AIF का जो पूरा दायरा है वो बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जो फंड्स अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग करते हैं, जिसे वेंचर कैपिटल फंड किया जाता है, वो AIF के दायरे में आते हैं। दूसरी बात है कि सोशल फंड्स, यानी कि जो सोशल वेंचर्स में निवेश करते हैं, वो भी यहीं पे आते हैं। सिमिलरली हेज फंड्स, जो अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी निवेश करते हैं। कई हेज फंड्स सिर्फ शॉर्ट करते हैं, कई शॉर्ट भी करते हैं, स्टॉक्स को लॉन्ग करते हैं, ये सब होता है। ये हेज फंड्स इसमें शामिल होते हैं। कई ऐसे फंड्स हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, तो रियल एस्टेट फंड्स भी इसके दायरे में आ जाते हैं। इसके अलावा आपके पास पाइप फंड्स होते हैं, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि ये निवेश जो आता है वो लिस्टेड कंपनियों में भी डाला जाता है। इसी प्रकार से डेट फंड्स भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स लेके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजीज करके एक हायर रेट ऑफ रिटर्न कमाने की आशंका से एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बड़े निवेशकों को देता है। इसीलिए क्योंकि ये
स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ती है, और इसमें हर एक फंड की एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आप देखिए म्यूचुअल फंड्स में सेबी ने क्या किया है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी में हर एक फंड्स के लिए एक समान लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिए। यहां पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये जानकार निवेशकों के लिए है जो हाई नेटवर्थ होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा रकम निवेश कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि किस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हो रहा है, और उसके मुताबिक अगर वो निवेश करना चाहे तो वो एक स्पेसिफिक प्रकार के फंड को चूज कर सकते हैं। तो चॉइस आपके लिए बहुत बड़ा होगा। तो आपके मुताबिक आपको एक प्रकार का अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट करना है तो यहां से फंड चूज कर सकते हैं। आसान भाषा में सिर्फ 2 ही बात समझना चाहूंगा, कितने कॉर्पस के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं पहला, और क्या रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं दूसरा? देखिए, जो 1 करोड़ का आपको निवेश के साथ आपको शुरुआत करनी होगी। कई सोशल फंड या ऐसा होते हैं जहां पर निवेश की रकम 25 लाख होती है, लेकिन बड़े तौर पर अगर आप देखें मोस्ट फंड्स में 1 करोड़ से आपको निवेश की शुरुआत करनी होती है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि हर एक फंड की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो उसमें कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके लिए तय करना पहले से बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जोखिम भी ज्यादा होता है। तो शायद इसमें लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल ले लीजिए आपने एक प्राइवेट इक्विटी फंड में डाल दिया, ये निवेश करता है अनलिस्टेड कंपनीज में। अब अनलिस्टेड कंपनीज में अगर बुरा दौर आ गया और ये लिस्ट ही ना हो पाई तो उसमें एग्जिट ही मुश्किल हो जाता है, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो शायद आपको यहाँ पर लॉस भी सहना पड़े। उसी तरह से जैसे हम कहते हैं कि वेंचर कैपिटल फंड में आपने पैसा डाला, ये सभी स्टार्टअप्स में निवेश करता है। अब स्टार्टअप्स में हर 10 में से 7 या 8 स्टार्टअप्स चलते नहीं है, तो उसमें भी किस प्रकार का रिटर्न आएगा ये आपके लिए कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप यहाँ पर ज्यादा जोखिम ले रहे हैं, ये एक बात स्पष्ट है। और उसी तरह से अगर मान लीजिए कि फंड में कई सारे विनर्स आ गए या उसकी स्ट्रैटेजी काम कर गई, तो आपको रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा आएंगे। ओके, तो आपको एक साफ तरीके से समझाया गया कि कैसे आप AIF का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कॉर्पस आप वहां पर लगा सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक मौजूद हैं हमारे साथ, गौरव जी बातचीत करने के लिए हैं। गौरव जी नमस्कार, सवाल क्या आपका? नमस्कार सर, मेरा जो आपकी मैंने आपको बताई थी वो मेरा टारगेट 25 साल का है। कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का बनता है नजरिए से। ओके, तो आप अभी जो निवेश कर रहे हैं वो 6,000 रुपए, राइट, जो आपकी SIPs है, और आप 20 साल के अंदर जो लक्ष्य साध रहे हैं वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का है, एग्री? हाँ, यस सर। अर्णव सर, एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने काफ़ी उम्र के शुरुआती में ही निवेश करने की अपनी रणनीति शुरू कर दी है। 29 साल महज इनकी उम्र है और अभी से ये प्लान कर रहे हैं कि 50 साल तक आते आते इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए। 6,000 की SIP है और वो शायद इंक्रीज भी होगी गोइंग फॉरवर्ड। तो आप क्या रणनीति इनके लिए सुझाएंगे? जो इनकी SIPs आपने देखी हैं, क्या फेरबदल करने की ज़रूरत है वहाँ पर? सही फरमाया कि इन्होंने शुरुआत बहुत यंग एज से की है, ये पहली पॉजिटिव चीज है। दूसरी बात ये है कि इनका लक्ष्य जो है वो काफी लंबे समय के बाद है। इसका मतलब ये भी होता है कि इनके पास एडिक्वेट समय है कि अपना कॉर्पस जमा करें। तीसरी बात यह है कि इनको बहुत स्पेसिफिक आइडिया है कि उनको कितनी रकम चाहिए, और ये भी उन्होंने दर्शा दी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज उनसे कहना चाहूंगा कि आज आपने तय कर लिया कि आपको 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन आगे जाते हुए आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते क्या 20 साल बाद ये रकम जो आज बहुत बड़ी दिख रही है वो क्या वो पर्याप्त होगी या नहीं। क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो जो आप बड़ी रकम आपको आज बड़ी लग रही है वो शायद उस समय उतना ही ना आपको दे पाए। तो ये एक आपको सोचने वाली बात है, लेकिन इसमें आपके पास समय है, चिंता की कारण नहीं। अब दूसरी बात आती है कि आपको कितना निवेश करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच सके। तो मेरे हिसाब से अगर आप 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ले अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहाँ पर लंबा समय है, आप एक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो ये एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप अराउंड 10,000 रुपए पर मंथ का निवेश करेंगे तो आपका तय किया हुआ गोल अचीव हो जाएगा। आज की तारीख में इन्होंने 6,000 रुपए निवेश ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, अच्छी बात है। तो धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बढ़ाएंगे तो आप मेरे हिसाब से आराम से 10,000 का निवेश तो
टच कर ही लेंगे अगले 3-4 साल में, जिससे आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। अब आते हैं पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो पर अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के फंड है। ये आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन और स्प्रेडिंग आउट। मेरा इसमें सिर्फ एक ही सुझाव है कि जो लार्ज कैप फंड यहाँ पर शामिल किया गया है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, वो लार्ज कैप फंड में सिर्फ आप बदल करके एक्सिस ब्लू चिप के बजाय आप एसबीआई ब्लू चिप में शिफ्ट हो जाए। दूसरे सभी फंड्स में आपको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आप ये करते हैं, रकम बढ़ाते हैं, तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। जी, तो अगर आप थोड़ी सी रकम बढ़ा लेते हैं तो आपका गोल इजीली अचीव हो सकता है। पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, एज में कोई दिक्कत नहीं है, और आपने सही तरीके से सही चुनाव भी किया है। तो थोड़ा सी फेरबदल की जरूरत है, जो आपको हमारे जानकारों ने बताई भी है। हमारे साथ फरीदा मौजूद है बातचीत करने के लिए। फरीदा जी नमस्कार, सवाल पूछिए। फरीदा जी, आप सुन पा रही मुझे? हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार मैम, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरी 15,000 सैलरी है मंथ की, तो मैं उसको कैसे इन्वेस्ट करूँ इन फ्यूचर? तो फरीदा जी, ये आपका सेविंग अमाउंट है या आप इतनी पैसे आपने सेव कर लिए, राइट, पर मंथ? हाँ जी। ओके, और अब आपका कोई लक्ष्य आपने साधा है कि कितने साल में आप कितना पैसा कमाना चाह रही हैं, बनाना चाह रही हैं? 10 इयर्स में कम से कम 1 करोड़ तो हो सर इसमें ना। कितने इयर्स में मैम? 1 ईयर में? सॉरी 10 इयर्स में। 12 इयर्स में, राइट? यस। ओके ओके। अर्नव जी, इनका सवाल कि ये 1 करोड़ का पोर्टफोलियो लेकर जाना चाह रही हैं 12 साल में, और 15,000 की इनकी SIP यानी 15,000 रुपए इनके पास हैं, जो कि ये निवेश कर सकती हैं अलग अलग माध्यम में, जैसे भी ये निवेश करना चाहें। तो आप इनके लिए क्या राय रणनीति रखना चाहते हैं? फरीदा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या आपके पास इंश्योरेंस है दोनों तरह के, मेडिकल और हेल्थ और लाइफ? फरीदा मैम, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। आपके पास क्या इंश्योरेंस है दोनों तरह के, लाइफ और हेल्थ? सर लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, राइट? नो सर। ओके, तो अर्णव सर, अब थोड़ी सिचुएशन क्लियर हुई है। इनके पास लाइफ इंश्योरेंस है, 15,000 रुपए हैं, इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो ये अमाउंट इन्होंने निकाला हुआ है, और इनका जो टारगेट है वो करीब 1 करोड़ रुपए है 12 साल के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस इनके पास नहीं है। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे कैसे इस पूंजी को निवेश करें? जी, जब भी हम कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, 2 चीज आपको पहले जरूर करनी होती है। पहले तो एक इमरजेंसी फंड बनाए। इमरजेंसी फंड वो होता है कि एक रकम आपने साइड में रख दी है, जो अगर आपके पास इनकम ना हो तो फिर आपके जो बेसिक एक्सपेंसेस है उसे चलाने के लिए आपको ये रकम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इमरजेंसी फंड बनाइए, और ट्रेडिशनल तौर पे हम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड बनाने का एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि आपको डिसरप्शन ऑफ इनकम से कोई भी तकलीफ ना हो। दूसरी बात आती है इंश्योरेंस की। अगर आपके पास डिपेंडेंस है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, तो इनके पास लाइफ इंश्योरेंस तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ इंश्योरेंस वो भी है, जिसे हम मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार में एक मेडिकल इंश्योरेंस रखना जरूरी है, क्योंकि कल की तारीख में कोई भी अगर मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपके पास कवर हो, ताकि ये आपके सेविंग्स को असर ना करे। तो मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लीजिए पहले। आपने जब एक इमरजेंसी फंड और एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है, उसके बाद आप निवेश के बारे में सोचिए। अगर हम इनके गोल के बारे में देखें तो इनको तकरीबन हर महीने अगर ये 35,000 का निवेश करती है तो उनका गोल अचीव हो सकता है, जो उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो 35,000 के सामने आज उनके पास 15,000 रुपये है, उसमें से थोड़ा अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो रकम बचेगी वो एक अच्छी रकम है शुरुआत करने के लिए। तो जो भी रकम आए वो निवेश करते जाए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड से शुरुआत करें, और 3-4 फंड्स जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसी प्रकार के फंड्स को इसमें शामिल करें। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उनको चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे चाहिए 35,000 पर मंथ का निवेश, लेकिन आज मेरे पास कम रकम है। छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, लेकिन रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, डिसिप्लिन तरह से इन्वेस्ट कीजिए, और हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए आप निवेश बढ़ाते जाइए। तो उसी प्रकार से एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं।
और यही आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जी, तो आपके लिए फरदा जी काफ़ी सारी रणनीति बताई है अर्णव जी ने, लेकिन पहली प्रायोरिटी में आप इंश्योरेंस जो आपके पास ऑलरेडी है लाइफ, उसके बाद हेल्थ, ये दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप अपने पास रखिए, और एक इमरजेंसी फंड का चयन करिए और इमरजेंसी फंड बनाइए, और उसके बाद अपने सही म्यूचुअल फंड्स का चुनाव आप कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो स्टेप बाय स्टेप आप बना सकते हैं। आनंद कुशवाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं झांसी से बातचीत करने के लिए। कुशवाहा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था जी। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ काफी दिनों से, 2 साल हो गए लगभग। ओके। मेरा पोर्टफोलियो 6 लाख के आसपास है सर। ओके। मुझे सर 20 साल में 2.5 करोड़ के आसपास की जरूरत है सर। 20 साल में 2.5 करोड़ रुपए। ओके। जी सर, मैं 2 ही फंड में पैसे लगा रहा हूँ। एक PGIM, वो नहीं सॉरी, मेरा एसेट मिड कैप फंड में, ओके, और SBI स्मॉल कैप में जी। 20,000 रुपए की SIP है सर मेरी। नहीं, तो आपने 20,000 रुपए की SIP कर रखी है जो कि आपकी 2 फंड्स में चल रही है। ये टोटल 20,000 है, 20,000 ईच है? 20,000 दोनों में मिला के, दोनों मिला के एक में 11,000 है, एक में 9,000 है जी। सर। और आप चाह रहे हैं 2 करोड़ का कॉर्पस कितने साल में? 20 साल में, राइट? 20 साल, 2.5 करोड़ सर। 2.5 करोड़ रुपए 20 साल में। ओके। अर्णव सर, सवाल सिंपल है। 2 इन्होंने SIPs कर रखी हैं और उससे ये कॉर्पस बनाना चाह रहे हैं करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए के आसपास। समय है 20 साल का, 20,000 रुपए की SIP है इनकी, और 2 फंड्स के नाम भी इन्होंने सुझाए हैं। आप कुछ रणनीति बताना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एग्जिस्टिंग सवाल जो था उसमें थोड़ा फेरबदल किया है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि इनको कितना निवेश करना पड़ेगा उनके गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आप कंपाउंडेड 12% का ग्रोथ रेट ले, क्योंकि समय 20 साल का है, तो इक्विटी फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए हम 12% का अनुमान लगाते हैं। अगर ये अनुमान लगा के चले तो 2.5 करोड़ 20 साल में अचीव करने के लिए आपको हर महीने तकरीबन 25,000 का निवेश करना पड़ेगा। तो अब 25,000 के सामने ऑलरेडी वो 20,000 का निवेश कर रहे हैं, तो वो तो आगे जाके अगले 2-3 साल में वो बढ़ा सकते हैं और ये लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, इन निवेश के हिसाब से मुझे इसमें कोई तकलीफ दिखाई नहीं देती। अब आते हैं हम उस बात पे कि पोर्टफोलियो कैसा है। अब क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, आप इक्विटी ओरिएंटेड निवेश करने वाले हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग प्रकार के फंड्स होने चाहिए। आज उनके पोर्टफोलियो में तकलीफ क्या है कि रिस्क ज्यादा है। और रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि 2 फंड, सिर्फ 2 फंड्स है। पहले तो इस प्रकार के अमाउंट के लिए 3 से 4 फंड तो होने चाहिए। दूसरी बात यह कि जो 2 फंड्स है वो दोनों हाईली वॉलेटाइल और रिस्की कैटेगरी के फंड्स है। एक मिड कैप है और एक स्मॉल कैप। अब मिड कैप और स्मॉल कैप में होता क्या है कि जब बाजार में तेजी होती है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं, लेकिन ऐसा भी समय आता है जहां पर बाजार में वीकनेस हो या मिड या स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो तब आपके पोर्टफोलियो में अगर बैलेंस ना हो तो ये पूरा पोर्टफोलियो, इवन दो मार्केट इज गोइंग अप, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें अंडर परफॉर्मेंस है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा ही। और ये दोनों फंड्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं। तो मेरा उनको कहना है कि 2 फंड्स से आप 4 फंड्स ले लीजिए। एक लार्ज कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि SBI का ब्लू चिप, एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं जैसे कि पराग परिक का फ्लेक्सी कैप, और जो 2 एग्जिस्टिंग फंड है वो आप बनाए रखिए, लेकिन इसमें जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें से आधी रकम आप SIP की कम कर दीजिए और ये आधी रकम जो है वो ये 2 नए फंड्स में आप जोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो में बैलेंस आ जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे और इसी से एक अच्छी तरह से एक प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो रणनीति आपके सामने है, तरीका आपको बताया गया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और अर्णव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आगे भी कुछ और जो दर्शकों के सवाल हैं उस पर हम बातचीत करेंगे और कुछ और अहम मुद्दे भी हैं उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे ब्रेक के उस पर। आप देख रहे हैं योर मनी और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग दर्शकों के सवालों को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्णव पांडे सर मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं
अलग अलग फंड्स को लेकर, अलग अलग सवालों को लेकर। अर्णव सर, जाने से पहले आपकी तरफ से टॉप फंड्स कौन कौन से, कोई भी अगर नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहा है तो क्या आप रिकमेंड करेंगे? जी, अगर कोई नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहे तो उनको 4 प्रकार के फंड्स अलग अलग से इंश्योर करने चाहिए। पहला एक कनाडा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये एक लार्ज और मिड कैप फंड है। उसके बाद आता है पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर अलग चीज ये होती है कि ये फंड एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल अडॉप्ट करता है, तो उसका स्टॉक सिलेक्शन अलग से होता है। तीसरा है एसबीआई फोकस फंड, ये सिर्फ और सिर्फ 25 स्टॉक में निवेश करता है और इसमें थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर भी है, तो ये एक अच्छी बात है। और आखिर आता है कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड, ये एक प्योर मिड कैप फंड है, कंसिस्टेंट फंड है और बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में ये मांगता है। तो ये अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं आपके लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये 4 फंड्स के ऊपर नजर रखें। केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिनके जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया अर्णव सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं, टॉपिक्स हैं डिस्कशन के, उनको ईज आउट करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए आसान भाषा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल योर मनी में इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।